अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। तो दिस इज अ क्रैश कोर्स विच विल बी कंप्लीटेड इन 20 डेज। तो इन 20 डेज में एक तो हम इस बुक को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में दी गई है, जो आपके सिलेबस में जो भी कंटेंट्स दिए गए हैं इकोनॉमिक्स के, वो इस सारे इस बुक में फॉल होते हैं। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि पिछला जो फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ उस एग्जाम में तकरीबन 9 क्वेश्चंस इस बुक में से पूछे गए थे। 9 क्वेश्चंस। यू कैन चेक द बुक एंड यू कैन टैली दैट पेपर विद दिस बुक एंड 9 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस बुक। तो इस बुक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने कल एक लेक्चर दिया है। 20 डेज में एक तो हम जो सिलेबस है आपका वो कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ MCQ सीरीज भी हम अपलोड करते रहेंगे बीच बीच में। तो दोस्तों, चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी हर किसी फ्रेंड से गुजारिश रहेगी जो भी इस लेक्चर को देख रहा है, प्लीज आप इस चैनल को शेयर कीजिए और जो नए आए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब करें और अपनी सजेशंस, अगर हमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत है, तो अपनी सजेशंस बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस बुक का ऑथर जो है वो मैं खुद हूं। मैंने खुद ये बुक लिखी है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप मार्केट में ये बुक ढूंढने जाएंगे तो इसका नाम है जनरल इकोनॉमिक्स बाय मिस्टर अब्दुल माजिद भट्ट। तो इस नाम से आप ये बुक खरीद सकते हैं और आप इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। एंड दिस बुक इज अवेलेबल इन ऑल द लीडिंग बुक शॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी जो बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का बुनियादी मीनिंग जो है और उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी कि जो वेल्थ डेफिनेशन है जो अल्फ्रेड स्मिथ ने दी है, और उसके बाद वेलफेयर डेफिनेशन पढ़ी हमने अल्फ्रेड मार्शल की, और उसके बाद हमने स्कार्सिटी डेफिनेशन पढ़ी है। तो हमने ये तीनों डेफिनेशंस पढ़ी। हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जान लिया कि बेसिक कंसेप्ट क्या है इकोनॉमिक्स का, क्या जिस्ट है इस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का। तो आज हम फर्दर जो बाकी कंसेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है और इकोनॉमी की कितनी टाइप्स होती हैं। तो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी इज डिफाइंड एज अ सिस्टम वेयर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस। ठीक है। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जहां बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। लाइक प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है और एक्सचेंज होता है। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्लेस है जहां पे डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, ये सारी एक्टिविटीज होती रहती है। तो उस जगह को, उस सिस्टम को कहा जाता है इकोनॉमी। सिंपल में है ये। तो अगर हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की बात करें, देखिए जब ये सारी एक्टिविटीज होती हैं तो एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला भी कोई होता है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, ये चीजें जब ये एक्टिविटीज जब कहीं पे होती है तो इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो इन एक्टिविटीज को जो कंट्रोल होता है, इन एक्टिविटीज पर जो कंट्रोल होता है, उस कंट्रोल के बिना पर हम इकोनॉमीज को डिस्टिंग्विश करते हैं, हम इकोनॉमीज को क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इकोनॉमी की बात करें जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है तो वो एक डिफरेंट टाइप की इकोनॉमी होती है। अगर एक ऐसी इकोनॉमी की बात करें जहां पे प्राइवेट कंट्रोल रहता है, जहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं रहता, तो वो एक डिफरेंट टाइप की इकोनॉमी है। अगर हम एक ऐसी इकोनॉमी की बात करें जहां पे गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा कंट्रोल रहता है और प्राइवेट कंपनीज का यानी प्राइवेट मार्केट का भी कुछ कंट्रोल रहता है, तो उस मार्केट सिचुएशन को, उस इकोनॉमी को हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी का नाम देंगे। ठीक है। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंट्रोल exercised over the type of an economy, on that basis we differentiate between various types of economies. तो इस बुनियाद पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज को डिस्टिंग्विश करते हैं।
ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। ये हम सबको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन डिग्री ऑफ कंट्रोल जो होता है वो वेरी होता है। कहीं पे ज्यादा कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का और कहीं पे कम कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का। और इस कंट्रोल की 3 लेवल्स हैं, हाई, लो एंड मॉडरेट, ठीक है। तो इकोनॉमीज को जो क्लासिफाई किया जाता है इन्हीं बेसिस पे, इन्हीं लेवल्स की बेसिस पे, इसी कंट्रोल के बेसिस पे इकोनॉमीज को भी क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहली टाइप जो है इकोनॉमी की वो है सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी और वी कैन से कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ठीक है। सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सबसे पहला टाइप है इकोनॉमी का। ये इकोनॉमी का वो टाइप है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उनको जो फोर्स कंट्रोल करता है उसी कंट्रोल की बिना पर हम ये इकोनॉमीज को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी की अगर हम बात करें या प्लानड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल जो है वो कंप्लीटली एंड फर्मली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। यानी कंट्रोल्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है या स्टेट का होता है। तो इस लिए हम इस टाइप ऑफ इकोनॉमी को एक प्लानड इकोनॉमी का नाम देते हैं या कंट्रोल्ड इकोनॉमी का नाम देते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और गवर्नमेंट ही इस इकोनॉमी को प्लान करती है, ठीक है। और इकोनॉमिक डिसीजंस जो है यहां पर इस इकोनॉमी में वो कौन लेता है, दैट आर टेकन आफ्टर हैविंग सोशल वेलफेयर अंडर कंसिडरेशन। क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है तो गवर्नमेंट का कोई पर्सनल मोटिव नहीं होता। गवर्नमेंट का अल्टीमेट कंट्रोल जो है अल्टीमेट जो गोल है वो ये है कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का अल्टीमेट गोल होता है। इसलिए इकोनॉमिक डिसीजंस जो है सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी में वो लेता है गवर्नमेंट ऑफ द टाइम। जो गवर्नमेंट उस टाइम की होगी वो इकोनॉमिक जो प्लानिंग होगी या इकोनॉमिक डिसीजंस जो होंगे वो सब गवर्नमेंट ही लेता है। और रिसोर्सेज जो यहाँ पे होती है सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज एक स्टेट ही ओन करता है। स्टेट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम, यानी गवर्नमेंट ही या स्टेट ही इन रिसोर्सेज को ओन करता है। ये हो गया एक controlled economy या centrally planned economy. So we can, if we put it in nutshell, we can say that public sector dominates this type of economy. इस economy को public sector dominate करता है। दूसरा जो टाइप है हमारे पास वो है फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी भी इसको कहा जाता है। ये वो इकोनॉमी है where the इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, ठीक है। यहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। फ्री इकोनॉमी जैसा कि इसका नाम ही है फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, तो यहां पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता। यहां पे मार्केट फोर्सेस इस इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। मार्केट फोर्सेस का मतलब है द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यही डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे प्राइस भी डिटरमाइन करते हैं और पूरा कंट्रोल जो होता है इकोनॉमिक सिस्टम का वो होता है मार्केट फोर्सेस के हाथों में। तो इस इकोनॉमी को कहा जाता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक डिसीजंस यहाँ पे चूंकि यहाँ पे प्राइवेट कंट्रोल होता है, मार्केट यानी फ्री इकोनॉमी में एक गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो मार्केट फोर्सेस इसको कंट्रोल करते हैं। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द डिसीजंस आर ड्राइवन बाय मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे सोशल वेलफेयर का मोटिव नहीं होता, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मोटिव होता है। तो इसलिए इकोनॉमिक डिसीजंस जो लेते हैं वो भी प्रॉफिट ड्राइवन ही होती है, ठीक है। तो इसलिए उनमें भी ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ही कंसिडरेशन रहता है। और मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो है दे आर कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द पीपल,
यानी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं उनको ओन करते हैं। एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमी, और जिसमें अगर हम कह सकते हैं यानी इन नटशेल अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एक इकोनॉमी को डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी अमल दखल नहीं रहता। तीसरा जो टाइप है हमारे पास वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, ये वो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो इकोनॉमी है वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्नड बाय मार्केट फोर्सेस बट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गवर्न करता है मार्केट फोर्सेस लाइक द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन इनकी रेगुलेशन, इनका कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट, अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट के ही हाथों में होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, असल में ये एक प्राइवेट इकोनॉमी ही होती है, लेकिन जहां पर गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि प्राइस लेवल हाई हो गई है तो वहां पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन आ जाती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ फ्लक्चुएशंस आ गई है इकोनॉमी में, कुछ अननेसेसरी फ्लक्चुएशंस आ गई है, तो वहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी बनता है। तो ठीक है, यहाँ पे जो मिक्स्ड इकोनॉमी में असल में ये प्राइवेट इकोनॉमी ही होती है, लेकिन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी इसमें रहता है, इसलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। बिकॉज बोथ द private or we can say market forces as well as the government, they regulate this type of economy, and economic decisions are driven by the motive of both profit and maximization of social welfare। क्योंकि यहाँ पे तो दोनों का हाथ है, यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का भी हाथ है यानी मार्केट फोर्सेस का भी हाथ है, और दूसरा गवर्नमेंट का भी हाथ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी होगा मोटिव, और दूसरा मोटिव सोशल वेलफेयर का भी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इसमें हाथ होता है। और रिसोर्सेज की अगर बात करें तो रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बोथ बाय गवर्नमेंट एंड द पीपल, ठीक है। तो दोनों का शेयर है यहाँ पे। वी कैन सी दैट एवरीवेयर द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लाइज इन एवरी स्फीयर इन द मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स डोमिनेट द इकोनॉमी। यहाँ पे दोनों सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी इस इकोनॉमी को डोमिनेट करता है, ठीक है। तो ये हैं तीन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमारे पास। हमने सबसे पहले पढ़ा कंट्रोल्ड इकोनॉमी, और वी कैन से सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी, ये हमने पहला टाइप पढ़ा। दूसरा टाइप हमने पढ़ा मार्केट इकोनॉमी, और तीसरा टाइप हमने पढ़ा मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीन टाइप्स हमने इकोनॉमी के पढ़े। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल आइडिया जो है, सेंट्रल थीम जो है, वो है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास हमेशा रिसोर्सेज जो होती हैं वो स्कार्स होती हैं, यानी वो लिमिटेड होती हैं। और मैंने कल भी कहा था कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स का मकसद ये है कि इन स्कार्स रिसोर्सेज को, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए ताकि जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई, उनको फुलफिल किया जाए, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का बेसिक बुनियादी मकसद है, और इसीलिए ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वजूद में आया है, इसी चीज को एड्रेस करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। तो ये कंसेप्ट जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी बन जाता है। तो ये कंसेप्ट पढ़ने से पहले दोस्तों मैं फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा हमारी चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी इस फील्ड के साथ, पढ़ाई के साथ वाबस्ता होंगे, ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। तो दोस्तों स्कार्सिटी हमें पढ़ना है। स्कार्सिटी जो है, व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स देयर सप्लाई, ठीक है। जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा होती है उनकी सप्लाई के बरक्स, ठीक है। जो उनकी सप्लाई होती है, यहां पे हमने दिखाया है डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यानी जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम, उस फिनोमिनन को हम कहते हैं स्कार्सिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी चीज का ये एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स की बात करें, मोबाइल फोन्स हमारे पास 100 हैं,
100 mobile phones, but we have received a demand for 200 mobile phones. ठीक है, तो जब 200 मोबाइल फोन्स की डिमांड है लेकिन हमारे पास 100 ही मौजूद हैं, तो ये सिचुएशन जो अराइज हो गई यहाँ पे, दिस इज नोन एज स्कार्सिटी. और यही मसला हमारी रिसोर्सेज के साथ भी है. ठीक है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं. ठीक है, तो यहां पे स्कार्सिटी का कंसेप्ट वजूद में आता है. तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है, इट्स अ हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ. ये जिंदगी की एक बहुत तलख हकीकत है कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इस दुनिया में पाई जाती है. एंड इट इज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम. ये पूरी कायनात में पाई जाती है ये प्रॉब्लम. ठीक है, तो वी कैन से स्कार्सिटी इन अदर वर्ड्स मीन्स दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट दीज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. ठीक है, इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बोला है कि अगर हम लैंड की बात करें, लैंड को हम डिफरेंट यूजेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. या किसी और चीज की बात करें तो इस हर किसी चीज का अपना अपना एक अलग अलग होता है यूज. तो उस वी कैन पुट सिंगल रिसोर्स टू डिफरेंट यूजेस. तो दोस्तों इसके बाद बात करेंगे हम कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी की. यूटिलिटी भी एक अहम कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में. ठीक है, देखिए, अल्टीमेट गोल ऑफ ए कंज्यूमर इज ऑलवेज assumed टू बी सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स. ये हमने पहले भी पढ़ा. हर किसी कंज्यूमर का ये बुनियादी मकसद होता है कि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करे. ये हर किसी कंज्यूमर का इकोनॉमिक्स में अज्यूम किया जाता है कि ये मकसद है, सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स. लेकिन इन वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाता है? इन वांट्स को सेटिस्फाई तब किया जाता है जब कंज्यूम होंगी गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, जब गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है तभी हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम खाना खाते हैं तो तब हमारी भूख जो है वो मिट जाती है और हमारी वांट जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है. वांट क्या था? वांट ये थी कि हमें खाना खाना है क्योंकि हमें भूख लगी है. तो ये वांट सेटिस्फाई तब होती है जब हम खाना खाते हैं. तो जब हमने कंज्यूम किया किसी गुड को, किसी कमोडिटी को, तो हमारी वांट सेटिस्फाई हो गई. तो इसका मतलब ये निकला कि हर किसी कमोडिटी में, हर किसी गुड्स एंड सर्विसेज में अपना एक वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है, एक वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होती है. और इसी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को, इसी वांट सेटिस्फाइंग पावर को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है यूटिलिटी. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी को मेजर कैसे किया जाता है, इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियंस हैं. ठीक है, एक तो है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. ये अप्रोच जो है ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है. और इसका जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है अल्फ्रेड मार्शल का, इसमें क्या कहते हैं? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3. कार्डिनल नंबर्स में हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, when we consume a bread, we can say that we got 3 utils or units of utility. लेकिन ये जो है ये एक hypothetical situation है. कभी भी हम ये नहीं कहते कि मैंने खाना खाया या मैंने कपड़े पहने तो मुझे 3 यूटिल्स या 3 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली, बिकॉज इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग. यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग एंड इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन नॉट बी काउंटेड. तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है. दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. ये हिक्स ने दिया है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. और इसका मतलब है यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड हाई और लो, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. तो इसका मतलब यह है कि यूटिलिटी को हम हाई और लो रैंक कर सकते हैं. यानी मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिली, मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली या मुझे कम सेटिस्फैक्शन मिली, ऐसा हम कह सकते हैं. लेकिन कार्डिनल नंबर्स में इसको मेजर नहीं कर सकते. We can only say that a cup of tea gives us more satisfaction than a cup of coffee. तो ऐसे हम कह सकते हैं. लेकिन कार्डिनल नंबर्स में यूटिलिटी को मेजर करना ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और ये रिजेक्ट करते हैं हिक्स, इस हिक्स करते हैं रिजेक्ट इस अल्फ्रेड मार्शल के कंसेप्ट को. तो ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता. तो दोस्तों आज के लिए हम यहाँ पे ही एंड करेंगे अपना लेक्चर. Inshallah we will continue with our lectures, with the series of lectures
तो लास्ट में आपसे फिर से गुजारिश है कि जिन फ्रेंड्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और हमने आपसे कहा है कि हम एक MCQs की सीरीज लाने वाले हैं फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए। इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 days दैट विल बी रेडी एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड। वो एक पेड सीरीज होगी जो आप आफ्टर पेमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।